नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेके है। आप सभी को पता होगा, अभी हमारी आर्मी या एयरफोर्स की जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फ्लीट है वो मेनली चीता या चेतक जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो हेलीकॉप्टर ये लगभग 50 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इनको अभी और ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से जल्दी से ही नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसके लिए आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से 2 प्रपोजल दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि रशिया के साथ अभी कामोव TU-60 हेलीकॉप्टर को लेकर एक डील होने वाली थी, जिसमें लगभग 200 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे और इसमें से पहले जो 60 हेलीकॉप्टर रहेंगे उनको सीधे तौर पर रशिया से भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 140 हेलीकॉप्टर को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इनमें से अभी आर्मी की तरफ से लगभग 135 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जाएगा और बाकी बचे 65 हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली है। अभी आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर इन हेलीकॉप्टर की डील को अभी फाइनल नहीं किया जाता है तो कम से कम आर्मी या फिर एयरफोर्स के लिए लिमिटेड नंबर में कुछ हेलीकॉप्टर को खरीद लिया जाए, क्योंकि मेनली सिएचिन और लद्दाख जैसे रीजन में ऑपरेट करने के लिए आर्मी की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है। और 2023 तक हमारे चेतक या चीता जैसे हेलीकॉप्टर की सर्विस लाइफ कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लीट में काफी बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर काफी असर डाल सकता है। इसके अलावा अभी 187 के आसपास इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स को भी आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसके अंदर स्पेशली HAL के द्वारा बनाया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा और एक सेपरेटली अलग टेंडर के अंदर किया जाएगा। और अभी इसके लिए एक इनिशियल ऑर्डर को भी प्लेस किया गया था, जिसमें से पहले 6 हेलीकॉप्टर को 2022 तक इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। साथ ही अभी कामोव TU-60 हेलीकॉप्टर की कुछ यूनिट को फर्स्ट ट्रैक मोड में खरीदने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी को लेके। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी साल के अंत तक लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। और मैं भी पिछले 1 महीनों से चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिफेंस फोरम्स को फॉलो कर रहा था और पिछले 1 महीनों में टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर में काफी बदलाव नोटिस किए गए हैं और पिछले 1 महीने के अंदर चाइना इसकी कंस्ट्रक्शन को काफी हद तक आगे बढ़ा चुका है। और अभी चाइनीज डिफेंस फोरम के मुताबिक इसके बाद चाइना 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी 2030 के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद है, जिसमें से एक तो उनकी लेवनिंग कैरियर और दूसरी उनकी सांगडोंग कैरियर है, लेकिन वो दोनों ही नॉर्मल कैरियर थे। लेकिन चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो लगभग एक सुपर कैरियर होने वाला है और इसमें चाइना कैटapult सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है। इसी वजह से वो आसानी से इससे एवेक्स को भी ऑपरेट कर सकता है। और चाइना अभी यूनाइटेड स्टेट की A2C हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट को भी खुद भी डेवलप कर चुका है, जिसे वो आगे चल के अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसको आगे चल के चाइना इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाला है। और इसकी साइज की बात करें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 85,000 टन के आसपास होने वाली है, जो कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट के बराबर की होने वाली है। तो इसी वजह से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट को वेपन को कैरी कर सकता है। और अगर इसको इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया गया तो हमारे लिए काफी परेशानी क्रिएट करने वाला है। अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि 2025 तक चाइना के पास टोटल 4 ऑपरेशनल कैरियर होने वाले, जिसमें से कम 2 सुपर कैरियर स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं। लेकिन अभी अगर टाइप 003 कैरियर की बात करें तो भले ही एक सुपर कैरियर की स्टैंडर्ड का कैरियर होने वाला है, लेकिन इसमें कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत चाहे तो वो अभी चाइना के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर की रेस में शामिल नहीं हो सकता और इससे हमें कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला है। और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से अभी चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए सबमरीन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू किया गया और हाल ही में ही भारत की तरफ से 6 नए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। बहुत दिनों से हम लोग इसरो के ऊपर कोई भी अपडेट को कवर नहीं कर रहे थे, लेकिन आज हम इसरो के बारे में बात करने वाले हैं। आखिरी बार हम इसरो की GISAT-1 के बारे में बात कर रहे थे जब इसकी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इसकी लॉन्च लगभग 2 से 3 बार डिले हो चुका है। अभी इसरो की तरफ से बताया जा रहा है कि फाइनली वो GISAT-1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे पहले 28 मार्च को लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन कुछ माइनर इशू की वजह से उस लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया था।
GISAT-1 की बात करें तो ये हमारी एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है और इसे इस बार GSLV F10 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इसरो की तरफ से बताया गया था कि इसको सबसे पहले 5 मार्च को लॉन्च करने का एम रखा गया था, फिर 28 मार्च तक इसकी लॉन्चिंग डेट को पोस्टपोन किया गया था और फिर अप्रैल में इसको लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच पैंडेमिक की वजह से जो शेड्यूल था वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे आपको पता होगा ये इसरो का इस साल के अंदर दूसरा लॉन्च है, जबकि इनिशियली इसरो की तरफ से इस साल के अंदर 22 लॉन्चेस को करने का प्लान किया गया था, यानी कि हर महीने के अंदर इसरो कम से कम 2 लॉन्चेस को करने वाली थी और अभी लगभग 6 महीने के अंदर इसरो का दूसरा लॉन्च होने वाला है। अगला अपडेट मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सब जानते हैं कि भारत के पास अभी इस रोल के लिए पीएटा एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि एक काफी बेहतरीन सिस्टम है और अभी भारत मेनली अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है और इसी वजह से अभी एडिशनल पीएटा एयरक्राफ्ट को भी आगे चल के भारत खरीदने वाला है। 2016 में भी भारत की तरफ से 4 एडिशनल एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी शुरू हो चुकी है। साथ ही अभी एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया गया है। इनको मेनली भारत इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करता है, लेकिन साथ ही जब लद्दाख में हमारा तनाव वाला सिचुएशन चल रहा था उस दौरान भी इसको भारत लद्दाख के ऊपर भी ऑपरेट कर रहा था और एक तरीके से भारत के लिए काफी जरूरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी मैरीटाइम सर्विलेंस फ्लीट को बेहतर करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अभी भारत की तरफ से अपनी अंडर वाटर फ्लीट को डेवलप किया जा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके की सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। अब पाकिस्तान की वर्तमान की मैरीटाइम सर्विलेंस फ्लीट की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है उसको PC-3 ओरियन सिस्टम कहा जाता है और इस तरीके के अभी बस 3 ही एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिनको अभी भारत की फ्लीट को मैच करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इसके लिए अभी इटालियन कंपनी लियोनार्डो को लगभग $190 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, जिसमें वो इन 3 एयरक्राफ्ट को मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम और सेंसर पैकेज के साथ अपग्रेड करने वाले हैं। साथ ही वो अभी 2 एडिशनल ओरियन एयरक्राफ्ट को भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेके है। आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अफगानिस्तान से ट्रूप्स को वापस लेने के बाद अफगानिस्तान अभी धीरे धीरे डिस्टेबलाइज होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के फिर से अफगानिस्तान में तालिबान और करंट गवर्नमेंट के बीच झगड़ा वगैरह शुरू होने वाला है। इसी वजह से अफगानिस्तान की तरफ से भी वर्ल्ड पावर्स के लिए एक मैसेज को इशू किया गया कि वो आगे चल के अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी फॉरेन कंट्री अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जो कि एक तरीके से मदद करने के बहाने अफगानिस्तान के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को सीधे तौर पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कंडेम किया गया और साथ ही दूसरे तरफ अफगानिस्तान की तरफ से अभी अपनी डिफेंस को और मजबूत करने के लिए और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मदद करने के लिए भारत, चाइना और रशिया से मदद मांगा गया है। इसलिए अगर भारत की बात करें तो भारत से अफगानिस्तान को कुछ ज्यादा उम्मीद है और अफगानिस्तान के जो एनवॉय है उनके मुताबिक भारत चाहे तो अफगानिस्तान की हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड करने में उनको मदद कर सकता है। वैसे पास्ट में कई बार हुआ है जहां पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान को हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे और अभी अगर भारत चाहे तो उनको अपग्रेड करने में अफगानिस्तान को मदद कर सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी को लेके। एक दिन पहले ही ट्विटर में पाकिस्तानी नेवी के लिए बनाए जा रहे टाइप 54 A क्लास की फ्रिगेट्स की कुछ इमेज शेयर किए गए थे। इन फ्रिगेट्स को 2022 के अगस्त में लॉन्च किया गया था और ये आगे चल के पाकिस्तान की नेवी की सबसे ताकतवर वेसल बनने वाले हैं। दरअसल ये चाइनीज नेवी की टाइप 54 क्लास के फ्रिगेट्स का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिनको ओरिजिनली 2007 में चाइनीज नेवी में शामिल करना शुरू किया गया था। इनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 4000 टन के आसपास होने वाली है और ये लगभग 140 मीटर लंबे होने वाले हैं। अभी पाकिस्तान को जानबूझकर चाइना की तरफ से इन वेसल के साथ एडवांस सेंसर पैकेज को भी ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये जो वेसल है इनमें सेम टाइप 54 क्लास के फ्रिगेट्स का हल्का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी इसमें जो रडार और सेंसर पैकेज को ऑफर किया जा रहा है वो 2007 के चाइनीज मॉडल के मुकाबले काफी एडवांस है। इसमें 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद होने वाले, जिसमें मेनली HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही इसमें 8 YJ-83 एंटीशिप मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल शिप्स की तरह इसमें एक 76 mm की मेन गन होने वाली है, साथ ही 230 mm की क्लोज इन वेपन सिस्टम और दो YU-7 टॉर्पेडो लॉन्चर्स के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट भी इसमें मौजूद होने वाली है। और आप एक तरीके से उनको हमारे वर्तमान की फ्रिगेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि वर्तमान हमारे नेवी के जो फ्रिगेट्स पहले से मौजूद हैं उनको ये कुछ हद तक फायर पावर में मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंदर बनने वाले वेसल्स की बात करें
तो वो इनके मुकाबले काफ़ी एडवांस होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।